हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अकॉर्डिंग टू डिबे हक्कल ऑनसैगर इक्वेशन हम इक्वेशन लिखते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और यू कैन से इट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस B कांस्टेंट रूट ऑफ C इज कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जब हमारी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होती जाएगी तो डिफरेंस आके हमारी मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। तो अगर हम मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C को इंक्रीज करना चाहेंगे तो हमें कंसंट्रेशन को कम और मिनिमम रखना पड़ेगा। तो जब हम कंसंट्रेशन को क्या कर दें अप्रोक्स टू 0, तो इसमें इसकी जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, और उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो हम देखें कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन को हम कम करेंगे डाइल्यूशन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन कम करने का क्या मतलब है? डाइल्यूशन ज़्यादा। तो जो मोलर कंडक्टिविटी है एट एनी कंसंट्रेशन उसमें इंक्रीज आएगा। तो हम इसी के हिसाब से वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखिए, जैसे ये KCl दिखा रखा है। इसमें ग्राफ के जो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हमने जो लिया है उसको देखो एक बारी। वाई एक्सिस के अलोंग हमने लिया है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C, और एक्स एक्सिस के अलोंग लिया हमने स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो इधर जाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, उल्टे जाएंगे तो डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा। तो हम डाइल्यूशन की बात करेंगे, यानी कि राइट टू लेफ्ट मूव अगर हम करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखो, पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो मोलर कंडक्टिविटी है वो मान लो जैसे कम है, और जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो वो इंक्रीज होती जाने लग रही है, और फिर स्लोप भी चेंज हो गया बीच में। उसके बाद बिल्कुल जीरो कंसंट्रेशन पे तो हम जा नहीं सकते, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन थी तो इसको हमने स्केल की हेल्प से एक्स्ट्रापोलेट कर दिया और वाई एक्सिस के साथ मिला दिया। जिस पॉइंट पे जाके ये मिलेगा उसको लिखेंगे हम लैम्डा नोट M। नोट का मतलब क्या है यहाँ पे कि जीरो कंसंट्रेशन। नोट की जगह हम इनफाइनाइट अगर लिखें तो इसका मतलब हो जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है तो कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट 0, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा है इसको, और उसका नाम दिया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर हम इनफाइनाइट लिखेंगे 0 की जगह तो। अब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि एसिटिक एसिड है, इसका जो डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो बहुत कम होती है, तो आयंस कम बनते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जाएंगे आयंस बढ़ते जाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, और जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन के नज़दीक पहुंचते हैं हम तो मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीज एकदम से ज़्यादा है। तो इस ग्राफ के जो ऑब्जर्वेशन हैं उनको हम पॉइंट वाइज करते हैं। जैसे फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ ऑब्जर्व दैट, तो 2 पॉइंट इसके मेन रहेंगे। पहला क्या है कि जो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसमें इंक्रीज कम है। इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन इज ग्रेटर देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लो 70 है पहले मोलर कंडक्टिविटी, और 70 से वो 100 पहुंच गई, तो डिफरेंस कितना आया 30। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में पहले मोलर कंडक्टिविटी मान लो 20 है और वो 20 से 100 पहुंच गई, तो इंक्रीज कितने का हुआ 80 का। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में इंक्रीज ज़्यादा है क्योंकि उसकी पहले वैल्यू कम है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले से ही ज़्यादा वैल्यू है उसकी, तो उसके अंदर इंक्रीज कम है। तो वजह क्या है इसकी, रीज़न क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, तो वो देखिए हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखो क्या लिखा हुआ है, विद डाइल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम डाइल्यूशन करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो आयंस में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होती है जो 100% डिसोसिएट हो जाए, यानी कि पहले से ही वो पूरी ब्रेक हो चुकी है, डाइल्यूशन करने से नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ेंगे। लेकिन डाइल्यूशन करने से क्या होगा कि जो आयन बने हैं उनके बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि बीच में सोलवेंट आता जाएगा, और अट्रैक्शन कम हो गई आयंस की तो वो आसानी से मूव करेंगे और करंट कैरी करेंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होने की एक ही वजह है कि इसके अंदर क्या होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस डिक्रीज होंगे, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन आयंस रहते हैं कांस्टेंट। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पूरी तरह से ब्रेक ना हो, लेकिन डाइल्यूशन करेंगे तो आयंस इंक्रीज होते जाएंगे। पहले 10% ब्रेक होता था, डाइल्यूशन करने से 20, 30, 50, 100 तक हो जाएगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन के साथ नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीज होगा। और दूसरा फैक्टर कि आयंस के बीच की जो अट्रैक्शन है वो भी अट्रैक्शन कम हो जाएगी, उसकी वजह से भी मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीज आएगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में दो फैक्टर हैं जिनकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, कि भी आयंस भी बढ़ रहे हैं, फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन भी कम हो रही है। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक ही फैक्टर था कि आयंस तो कांस्टेंट थे, तो मोलर कंडक्टिविटी में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन कम हो रही थी, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी। इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट में इंक्रीज जो है वो ज़्यादा है, दो फैक्टर की वजह से। दूसरा पॉइंट है कि हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो निकाल सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की? देखो ग्राफ में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रेट लाइन थी, उस स्ट्रेट लाइन को हम स्केल की हेल्प से एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं और वहाँ से क्या निकल जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में कर्व है, और कर्व को थोड़ा ना बता सकते हैं हम कहाँ पे जाके मिलेगी, तो उसको हम एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते। तो यही रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है, ए स्ट्रेट लाइन कैन बी एक्स्ट्रापोलेटेड एज इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट नॉट ए कर्व एज इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं निकाल सकते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पेपर में आएगा, ठीक है। तो इसको अपनी लैंग्वेज बना के लिखोगे इस फर्स्ट पॉइंट की एक्सप्लेनेशन को। नेक्स्ट टारगेट, अब हमने देखा कि हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी तो निकाल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल सकते हैं, वीक के लिए नहीं निकाल सकते। तो हम कोशिश करेंगे अब कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को भी डिटरमाइन करें। तो उसके लिए कोलार्स ने क्या ऑब्जर्व किया कि उन्होंने ऐसी इलेक्ट्रोलाइट ली जिनके कैटायन डिफरेंट हों, एनायन सेम हों, जैसे NaCl KCl, इसमें कैटायन Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव कैटायन, और एनायन सेम है क्लोराइड क्लोराइड। दूसरी इलेक्ट्रोलाइट में दूसरा जो पेयर है इलेक्ट्रोलाइट का, उसमें कैटायन वही रखे सोडियम एंड पोटेशियम, लेकिन एनायन ब्रोमाइड ब्रोमाइड लिया दोनों में, तो दोनों की मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस बराबर मिला। इससे क्या पता लगा कि भी क्लोराइड की जो कंडक्टिविटी है वो NaCl में भी उतनी है और KCl में भी उतनी है। ऐसे ही ब्रोमाइड की जो कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो NaBr में भी उतनी है और KBr में भी। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैटायन को
सेम रख के एनायन को डिफरेंट करके किया। जैसे सेकंड केस NaCl NaBr, तो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस किसकी वजह से आएगा, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड की वजह से। दूसरा पेयर लिया उसने KCl एंड KBr, तो पोटेशियम पोटेशियम दोनों सेम हैं, डिफरेंस किसकी वजह से आएगा, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड की वजह से। तो उधर भी क्लोराइड ब्रोमाइड थे, इधर भी क्लोराइड एंड ब्रोमाइड हैं, तो क्लोराइड और ब्रोमाइड की कंडक्टिविटी उतनी ही रही जब वो सोडियम के साथ कंबाइन करे या पोटेशियम के साथ। तो इसका कंक्लूजन क्या निकाला कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो वो कैटायन की जितनी है उतनी रहेगी, वो एनायन के साथ जुड़ने से वो चेंज नहीं होगी। तो कंडक्टिविटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो इसके बेस पे कोलार्स ने लॉ दिया, कोलार्स लॉ। इट स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन when the dissociation is complete, each ion of the electrolyte makes a definite contribution of its own toward the molar conductivity of the electrolyte, and it is quite independent of the presence of the other ion of the electrolyte। कि जब पूरी तरह से ब्रेक हो जाती है कोई इलेक्ट्रोलाइट, तब उसके जो आयन कैटायन या एनायन वो कुछ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की तरफ, और वो डिपेंड नहीं करेंगी कि वो किस आयन के साथ जुड़े हुए हैं। और इसकी और आसान अगर हम डेफिनेशन लिखें, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक इलेक्ट्रोलाइट है नीचे AXBY, तो ये ब्रेक कैसे होगी, X मोल A के बनेंगे, Y मोल B के। A के ऊपर जो चार्ज आएगा वो Y पॉजिटिव जाएगा और B के ऊपर X नेगेटिव। जैसे अगर हम और आसान बताएं तो एल्यूमिनियम सल्फेट है Al2SO4 होल थ्राइस, कैसे ब्रेक होगा ये, 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट। अब एल्यूमिनियम के ऊपर क्या गया, जो सल्फेट के नीचे था 3 पॉजिटिव, और सल्फेट के ऊपर कौन सा चार्ज गया, जो एल्यूमिनियम के साथ था Al2 यानी कि 2 नेगेटिव। तो एल्यूमिनियम सल्फेट ब्रेक हुआ, 2Al3 पॉजिटिव 3SO4 2 नेगेटिव। तो एल्यूमिनियम सल्फेट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, और इनको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 और 3 से। 2 कहाँ से आया, क्योंकि एल्यूमिनियम सल्फेट एक फॉर्मूला यूनिट है, वो 2 एल्यूमिनियम के आयन बनाएगा और सल्फेट के 3 बनाएगा, तो उनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो डेफिनेशन को समझने की कोशिश करना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द अलजेब्राइक सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी इक्वल होगी, कैटायन और एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के, एंड ईच मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 फॉर्मूला यूनिट। एक फॉर्मूला यूनिट जितने आयन बनाएगा उसको उससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये AXBY जैसे मैंने लिखा, तो ये X आयन बनाएगा Y पॉजिटिव के और Y आयन बनाएगा BX नेगेटिव के। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AXBY इज इक्वल टू X टाइम्स ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस Y टाइम्स ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। तो ये कोलार्स लॉ ने बताया। अब कोलार्स लॉ के ना एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ, अब जैसे मोलर कंडक्टिविटी की बात की, ऐसे ही हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को भी बता सकते हैं कि वो कैटायन और एनायन का सम होगी। एप्लीकेशन ऑफ कोलार्स लॉ, सबसे पहली एप्लीकेशन तो क्या है कि हम इसकी हेल्प से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। कैसे, जैसे ये दिखा रखा नीचे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड क्या होगी,
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, देखो नोट की जगह यहाँ पे इनफाइनाइट लिख दिया है, तो मतलब वही है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये क्या होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। और एसीटेट आयन हम कहाँ से ला सकते हैं, सोडियम एसीटेट तो हमें पता ही होता है, सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट क्या बनाएगा, सोडियम आयन एंड एसीटेट आयन। और हाइड्रोजन आयन के लिए हमने HCl ले लिया, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आ गया, और उसमें से हम माइनस कर दें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। अब ये हमने 3 इलेक्ट्रोलाइट ली हैं, सोडियम एसीटेट, HCl एंड सोडियम क्लोराइड। तीनों ही इलेक्ट्रोलाइट हमारी क्या हैं, स्ट्रॉन्ग। तो इनकी कैलकुलेशन से हमें क्या मिल जाएगा, एसीटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। तो सोडियम एसीटेट HCl वालों को जोड़ के माइनस कर दो NaCl को, और ये डाटा हमें कहाँ से मिल जाएगा, हमें ये जो टेबल है नीचे उससे हम निकाल सकते हैं। ये जो टेबल है यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी हैं कि हाइड्रोजन आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, सोडियम की कितनी है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सभी की दे रखी, कैटायन की और एनायन की। तो ये वैल्यू पुट करके हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालो कैल्शियम क्लोराइड की और मैग्नीशियम सल्फेट की, और डाटा यूज कर सकते हो आप टेबल 3.5 से। तो कैल्शियम क्लोराइड कैसे ब्रेक होगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, और जो वैल्यू है कैल्शियम की वो ऊपर देखो टेबल में 119 दे रखी है, क्लोराइड की देखो कितनी दे रखी है 76.3 टेबल में। तो क्योंकि 2 क्लोराइड बनेंगे तो 2 से गुणा कर दिया, ऐड कर दिया। अब मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट कैसे ब्रेक होगा, Mg2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। दोनों की वैल्यू ऊपर टेबल से देखेंगे, पुट कर देंगे, सोल्व कर देंगे। अब जो ऊपर एप्लीकेशन में हमने बताया था, जो आपको समझ में नहीं आया था, उस न्यूमेरिकल को यहाँ पे मैं समझाता हूँ। कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड गिवन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज 426, NaCl इज 126, सोडियम एसीटेट इज 91। तो इन तीन को यूज करके एसिटिक एसिड हम निकालने वाले हैं। तो हम इनको ब्रेक करके लिख लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं अलग अलग। जैसे HCl को कैसे ब्रेक करेंगे हम, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। ऐसे ही NaCl को लिख लेंगे हम, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ऐसे ही एसीटेट आयन को, सोडियम एसीटेट को, तो ये एसीटेट प्लस सोडियम। अब देखो क्या चाहिए हमें निकालनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, और वो क्या होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो एक एसीटेट हमारी कौन सी इक्वेशन में है, अगर हम कहें कि भी ये इक्वेशन HCl वाली इक्वेशन 1 है, NaCl वाली इक्वेशन 2 है, और थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं सोडियम एसीटेट वाले की। तो हमें जो एसीटेट मिलेगा वो किससे मिलेगा, इक्वेशन 3 से। तो इक्वेशन 3 हाइड्रोजन आयन किससे मिलेगा, हाइड्रोजन आयन HCl में था, यानी कि इक्वेशन 1 में। तो 1 और 3 को हमने ऐड कर दिया, तो 1 से तो हाइड्रोजन आयन आ गया और थर्ड से एसीटेट आयन आ गया, लेकिन 1 में क्लोराइड आयन फालतू आ गया और थर्ड में सोडियम आयन फालतू आ गया, तो NaCl फालतू आ गया, यानी कि NaCl किस में है, इक्वेशन 2 में। तो इस 2 वाले को माइनस कर देंगे, फिर हम फर्स्ट और 3 को ऐड करो और सेकंड वाले को इसमें से माइनस कर दो, तो वैल्यू पुट करोगे तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी वीक इलेक्ट्रोलाइट की। सेकंड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैसे निकालने वाले हैं, अल्फा जिसको बोलते हैं, हम सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था। तो अल्फा निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन कितनी है,
अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायलेशन कितनी है। कोई इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डायलेशन पे क्या होता है, सारी की सारी ब्रेक हो जाएगी तो कंडक्टेंस उसकी ज़्यादा होगी, और किसी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस डिपेंड करेगी वो कितना ब्रेक हुआ है। मान लो हमारे पास 100 मोलिक्यूल हैं और उनमें से 20 ब्रेक होते हैं, तो 20/100 क्या होती है हमारी अल्फ़ा। तो हमें कैसे पता लगेगा कितने मोलिक्यूल हैं। अब हमें पता है एट इनफाइनाइट डायल्यूशन सारे मोलिक्यूल ब्रेक हो जाएंगे, तो सारे ब्रेक हो जाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। और किसी कंसंट्रेशन पे कितने ब्रेक होंगे, 20 ब्रेक होंगे, तो उनकी कंडक्टेंस भी तो कम होगी, तो मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, तो वो उसके प्रोपोर्शनल होगी। कंडक्टेंस जो होगी किसी गिवन कंसंट्रेशन पे, है ना, वो क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायलेशन कह लो या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कह दो इसको। तो ये जो रेशो आएगा वो क्या निकाल देगा, अल्फा। और हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं हम, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। तो पिछले लेक्चर में भी जैसे हमने किया था सॉल्यूशन में, तो क्या निकालते थे हम, C∝² अपॉन 1 - अल्फ़ा। C यहाँ पे कंसंट्रेशन है और अल्फ़ा हमने निकालना सीख ही लिया। जैसे ये न्यूमेरिकल दे रखा है, इसमें क्वेश्चन नहीं पढ़ते, हम सीधा सॉल्यूशन में फॉर्मूले देखेंगे हम। कंसंट्रेशन तो हमारी दे ही रखी है 0.1 मोल, 0.1 मोलर है, यानी कि 0.1 मोल पर लीटर है, और पर ml निकालेंगे तो वो कम हो जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, K/C न्यूमेरिकल किया था हमने कल। तो मोलर कंडक्टिविटी हमने मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायलेशन तो दे रखी है 390। क्वेश्चन पढ़ ली लोग, चलो। एट 298 केल्विन स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी 0.00163 per ohm per centimeter. Calculate the degree of dissociation and dissociation constant of acid if molar conductance at infinite dilation is this per ohm centimeter square per mole। तो यहाँ पर हमें क्योंकि ये जो दे रखी है मोलर कंडक्टिविटी वो सेंटीमीटर आ गया उसमें, तो ये जो यूनिट है हमारी कंसंट्रेशन वाली 0.1 मोल पर लीटर, तो इसको हमें पर सेंटीमीटर क्यूब में बदलना पड़ गया, तो इसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि लीटर को सेंटीमीटर में बदलते तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब पर लीटर है, पर सेंटीमीटर क्यूब में बदलना तो डिवाइड कर देंगे जैसे कल सिखाया था। तो मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन का फार्मूला कल वाले न्यूमेरिकल से K/C, तो ये हमने सोल्व कर लिया। इनफाइनाइट डायल्यूशन पे ये वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 390.7। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इन कंसंट्रेशन, ये 16.3 जो हमने निकाली है अभी, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन क्वेश्चन में दे रखी है, सोल्व कर दिया तो 0.0417 आ गया। और ये Ka क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट C∝² अपॉन 1 - अल्फ़ा, तो C भी हमारे पास है, अल्फ़ा हमने कैलकुलेट कर ही लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 - अल्फ़ा वाला जो फैक्टर उसको हमने 1 ही मान लिया अप्रोक्स करके और सोल्व कर दिया। तो इस तरह से न्यूमेरिकल कर देंगे हम। सेकंड न्यूमेरिकल भी ऐसे ही है, ये आप खुद करोगे, ये भी आप खुद करोगे। हम चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। कैलकुलेशन ऑफ मोलर सोल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट। जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला होता था वो क्या था, K/1000 अपॉन मोलरिटी। यहाँ पर बस मोलरिटी की जगह क्या लिख देना है हमने, सोल्युबिलिटी, और मोलर कंडक्टिविटी की जगह आ जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर हम K/1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायलेशन ये वैल्यू पुट कर देंगे तो सोल्युबिलिटी निकल जाएगी
तो ये जो क्वेश्चन है आप देखो क्या देखा इसमें, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl इन वाटर इज दिस at 25 degree Celsius. Calculate its solubility in water at 25 degree Celsius. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सिल्वर आयन की दे रखी है एंड क्लोराइड आयन की दे रखी है। तो सबसे पहले क्या है, हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं AgCl की। तो Ag की प्लस Cl के सम के इक्वल होगी, दोनों को ऐड कर दिया हमने। कापा जो हमें दे रखा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 1.826 इंटू 10⁻⁻6 पर ओम पर सेंटीमीटर। तो सोलिबिलिटी क्या आती है, फार्मूला ये है हमारे पास, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये वैल्यू पुट कर दी और ये हमने निकाल दिया। अब ये कुछ प्रॉब्लम हैं, आप इनका जो है स्क्रीनशॉट ले लो। ये प्रॉब्लम आपको स्क्रीनशॉट लो और ये प्रॉब्लम आपको जो है सोल्व करके दिखानी है। तो आज हम इतना ही करेंगे, अच्छे से करना क्वेश्चंस को। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।